हेलो टू ऑल। मैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आज हम लोग नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट से मतलब है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में एक रिपोर्ट आई थी, उसी की चर्चा हम करेंगे। नेहरू रिपोर्ट से कंफ्यूज नहीं होना है कि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में यह रिपोर्ट आई थी कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट, बल्कि यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट आई थी। 1928 में भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड या ब्रिकनहेड। इन्होंने भारतीय दलों को एक चुनौती दी कि अगर आप में योग्यता है तो आप एक सर्वसम्मति से, यानी सभी दलों की सर्वसम्मति से आप एक संविधान प्रस्तुत करें, एक संविधान का मसौदा तैयार करें। फिर ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूति पूर्ण तरीके से विचार कर सकती। यह चैलेंज जो है साइमन कमीशन के विरोध में भारत सचिव ने दी थी। उन्होंने यह कहा कि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो आपको एक चुनौती देते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए बहुत सारे भारतीय पार्टियां या दलों ने इसका विरोध किया था। और इसी कारण से उस समय भारत सचिव ने यह चुनौती भारतीय दलों को दी थी। और इसी चुनौती के तहत मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इस कमेटी में मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। शोएब कुरैशी, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, एम.एस. अड़े या मंगल सिंह या जी.आर. प्रधान और सुभाष चंद्र बोस, ये 8 लोगों की कमेटी थी जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। और इसी ने एक मसौदा तैयार किया। लेकिन उससे पहले मसौदा तैयार करने से पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी, उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं घटी जो इस नेहरू रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बना देती। ठीक है, तो आइए हम इसको आराम से और बारी बारी से इस रिपोर्ट की चर्चा करते हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे यह रिपोर्ट आया, और फिर इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, इस संविधान के मसौदा को तैयार करने के लिए एक कांग्रेस नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया था जो भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने दी थी। और इसी के तहत फरवरी 1928 में, ठीक है, दिल्ली में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। और इस अधिवेशन में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई एवं राष्ट्रीय उदारवादी संघ सहित करीब 29 दलों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, परंतु मतभेद के कारण कोई भी सहमति नहीं बन सकी। फिर अगला 11 मई 1928 को फिर एक सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन बंबई में आयोजित किया गया। इस दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी मोतीलाल नेहरू ने ही की और एक समिति का गठन किया गया जिसमें मोतीलाल नेहरू सहित 8 सदस्य थे जिनकी चर्चा मैंने की। ठीक है, जिसमें शोएब कुरैशी, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, अड़े, मंगल सिंह और जी.आर. प्रधान तथा सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, और इसी 8 सदस्य की कमेटी बनाई गई मुंबई के इस सर्वदलीय सम्मेलन में। और इसी समिति ने 28 अगस्त को संविधान का मसौदा तैयार किया, एक रिपोर्ट तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसी रिपोर्ट के आधार पे आगे घटनाएं घटी हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं कि यही समय था जब मुस्लिम लीग पर संयुक्त निर्वाचन के लिए दबाव डाला गया। ठीक है, और इस समय मुस्लिम लीग जो था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है, तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 2 पार्ट में बटे होने के कारण जो सबसे एक विचार नहीं था मुस्लिम लीग में, 2 अलग अलग गुट थे और 2 अलग अलग गुटों को मनाना, अब फिर नेहरू रिपोर्ट तैयार करना एक चैलेंज था, क्योंकि बर्कनहेड ने ये चुनौती दी थी कि सभी दलों की सर्वसम्मति से प्रस्तावित संविधान का मसौदा तैयार होना चाहिए, तभी ब्रिटिश सरकार उस पर विचार कर सकती, यानी अथवा नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस तरह के संविधान का मसौदा तैयार हो
जिसमें मुस्लिम लीग की भी सहमति हो। ठीक है, और यही समय था कि जब मुस्लिम लीग पर संयुक्त निर्वाचन के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि 1909 में जो एक्ट पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसमें मुस्लिम समुदाय को अलग पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था, पृथक निर्वाचन का उसके लिए प्रावधान बना दिया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग पर संयुक्त निर्वाचन के लिए दबाव डाला गया था। ये वो टाइम था। ठीक है, मुस्लिम लीग उस समय दो भागों में बटी हुई थी। एक भाग मोहम्मद अली जिन्ना के अधीन था या नेतृत्व में था, और दूसरा भाग शफी खां के नेतृत्व में था। ठीक है, और जो पहला गुट था, जो मोहम्मद अली जिन्ना का गुट था, वो जो था वो बहुत हद तक बातचीत से इस मसौदे के लिए तैयार होने के लिए रेडी था। लेकिन शफी खां का जो गुट था वो पूरी तरह से इस मसौदे के विरोध में था। वो नहीं चाहता था कि इस तरह के कोई मसौदा तैयार हो। वही दूसरी तरफ जिन्ना क्या थे, इस बात के लिए सहमत थे, लेकिन उनकी कुछ अपनी शर्तें थी। ठीक है, उनकी अपनी कुछ शर्तें थी। उन शर्तों के बारे में हम जान लेते हैं। पहला शर्त क्या था कि केंद्रीय परिषद में, जो सेंट्रल लेवल पे जो परिषद या काउंसिल होगा, उसमें मुस्लिम लीग के 1/3 प्रतिनिधि होंगे। मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा उस सेंट्रल लेवल के काउंसिल में, वो लगभग 1/3 होना चाहिए। ठीक है, यानी जो मुस्लिम लीग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे उस केंद्रीय परिषद में, वो 1/3 होने चाहिए। दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण जो बात कही वो यह था कि सिंध को बम्बई से अलग करके एक प्रांत बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बात ये थी। तीसरी उन्होंने जो शर्त रखी वो यह रखी कि 5 जो है मुस्लिम बहुल प्रांत है, जिसमें एक है बंगाल, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बलूचिस्तान, और चौथा उत्तर पश्चिम प्रांत और सिंध। इस सब में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी यहाँ मुसलमानों की आबादी, मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो आरक्षण की बात की, जो सीटों के आरक्षण की बात की प्रतिनिधित्व के लिए, वो जनसंख्या के आधार पे की, क्योंकि यहाँ मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में था, यहाँ बहुसंख्यक के तौर पे था। इसीलिए उन्होंने यह तीसरी शर्त रखी थी। ठीक है, तो इस तरह से 3 शर्तों को आधार बना के मोहम्मद अली जिन्ना के गुट वाला जो मुस्लिम लीग था वो बात करने के लिए तैयार था नेहरू रिपोर्ट पे, लेकिन वो 3 शर्त उसके पूरे होते तभी वो इस नेहरू रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो संविधान का मसौदा था उस मसौदे के लिए तैयार था। तो हमने 3 जो कंडीशन मुस्लिम लीग के जिन्ना ग्रुप के लोगों का देखा, वो 3 कंडीशन ये थे। ये मांगे जिन्ना ने 1927 के दिल्ली घोषणा में ही रख दी थी। ठीक है, परंतु इसके विरोध में बहुत सारे हिंदू पार्टियां भी खड़ी हो गई थी। ठीक है, कांग्रेस को भी यह रिपोर्ट मंजूर नहीं था। अगस्त 1928 तक नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया। यह जो मई में मुंबई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 8 सदस्यों को इसका मेंबर बना के इसकी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जिस रिपोर्ट को तैयार करने की बात की गई थी, वो अगस्त 1928 में यह रिपोर्ट अंतिम रूप से तैयार हो गया। ठीक है, और दिसंबर 1928 में कलकत्ता में फिर से एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और उसमें नेहरू की रिपोर्ट रखी गई। यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट को बनाया गया था और यह दिसंबर 1928 में कोलकाता में, यह फैक्चुअल तरीके से इसको याद रखिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यह रिपोर्ट रखी गई, किंतु सर्वदलीय सम्मेलन जो ये बुलाया गया था उसमें बहुत सारे दलों ने इसको अस्वीकार कर दिया, मतलब इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। इस समय मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता नहीं कर रहे थे, बल्कि डॉक्टर अंसारी जो कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ की अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले फरवरी 1928 में जो दिल्ली में हुआ और मई 1928 में जो बम्बई में हुआ सर्वदलीय सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। लेकिन दिसंबर 1928 में जो
सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। हिंदू महासभा, सिख लीग, ये इसके कुछ नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, इसमें बहुत सारे पार्टियों ने, दलों ने इस रिपोर्ट को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रोविज़न थे, क्या क्या प्रावधान थे, क्यों यह रिपोर्ट इसको बहुत सारे दलों ने रिजेक्ट किया, क्या इसकी खासियत थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ लोग इस रिपोर्ट को लेके, इसमें जो प्रोविज़न थे उसको लेके सहमत नहीं थे। तो आइए हम बारी बारी से इस प्रोविज़न को देखते हैं ताकि हम जान सके कि इस प्रोविज़न में क्या क्या था और किस प्रोविज़न से क्या दिक्कत थी, मतलब किस पार्टी को किस प्रोविज़न से क्या दिक्कत थी, हम ये जान पाएंगे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में जो प्रावधान थे, जो प्रोविज़न थे, उसमें हम देखते हैं तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत की स्थिति जो होगी वो एक डोमिनिक स्टेट की होगी, ठीक है। भारत की स्थिति एक डोमिनिक स्टेट की होगी, मतलब स्वराज प्राप्ति या पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, एक डोमिनिक स्टेट की बात की गई थी जो ब्रिटिश शासन के अधीन ही होगा। उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अन्य उपनिवेशों के समान ही होगा, यह इस रिपोर्ट में कहा गया था। इसको लेके कांग्रेस के अंदर खुद मतभेद हो गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये इसके विरोध में थे, वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करने लगे थे, उन्होंने डोमिनिक स्टेट के मुद्दे पे असहमति जताई, ठीक है। इसी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि केंद्र और प्रांत में पूर्ण उत्तरदायित्व की स्थापना की जाए, मतलब पूरी तरह से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए जो जनता के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल, और कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी कार्यपालिका है, वो संसद के प्रति या विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो, जैसे आज के सिचुएशन में इंडिया में है कि यहाँ आज की कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उसी तरह उस समय नेहरू रिपोर्ट में भी यह मांग की गई कि जो भी कार्यपालिका हो वो विधानमंडल यानी जो चुने हुए सदस्य है उस सदस्य के सभा यानी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो। यही बात इस नेहरू रिपोर्ट में कही गई। फिर आगे इस नेहरू रिपोर्ट में क्या प्रोविज़न था ये भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा सरकार चुनी जाएगी, यानी जनता के द्वारा इलेक्टेड सरकार ही चुनी जाएगी, मतलब जनता चुनाव करके सरकार का निर्माण करेगी। इसीलिए सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा सरकार चुनने की बात की गई, ठीक है। तो ये बिंदु भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा या 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा कौन सा प्रोविज़न नेहरू रिपोर्ट में था और कौन सा प्रोविज़न नहीं था। तो इस तरह से आपको इस चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है इस रिपोर्ट में वो भी देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में जो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना पर विशेष बल दिया गया, यानी जो प्रोविंस है उनके वो ऑटोनोमस हो, वो स्वायत्त हो, इस बात पे बल दिया गया कि प्रांतों में स्वायत्तता होनी चाहिए। जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, एक उत्तरदायी सरकार है, वो उस तरह के उसको स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए और इसी के लिए इस रिपोर्ट में बल दिया गया। रिपोर्ट में प्रांतों और केंद्रों में संघीय आधार पर शक्तियों के बंटवारे की सिफारिश की गई, परंतु अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो केंद्र को देने की सिफारिश की गई। इस मुद्दे पे भी कुछ पार्टियां असहमत थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि जो रेसिडुअल पावर है या अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र को दी जाए, लेकिन मुस्लिम लीग इससे सहमत नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना इससे सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हो वो प्रांतों को दी जाए, न कि केंद्र को दी जाए। हम आगे ये भी चर्चा करेंगे वो ऐसा क्यों चाहते थे, ठीक है। तो इस नेहरू रिपोर्ट में एक प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई ताकि जो गवर्नमेंट या शासन स्थापित हो वो जनता के द्वारा हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। दूसरा, इस रिपोर्ट में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो केंद्र को देने की सिफारिश की गई, ठीक है। इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन का अंत कर देने की बात भी की गई। हमने क्या देखा, 1909 में जो अधिनियम आया उसमें
मुस्लिम संप्रदाय को, मुस्लिम कम्युनिटी को अलग पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। फिर 1919 में जो आया अधिनियम, उसमें हमने क्या देखा, उसमें भी हमने ये 1919 के अधिनियम के बारे में हमने लास्ट में वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसमें सिख को और जो यूरोपीय थे उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, यानी ये जो 3 कम्युनिटी थी इनको पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त था। इस तरह से इस रिपोर्ट में कहा गया कि नहीं, ये पृथक निर्वाचन का अधिकार या सांप्रदायिक निर्वाचन का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाए, उसका अंत कर दिया जाए और संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाए। मतलब एक ही निर्वाचन पद्धति हो, किसी को पृथक तरीके से निर्वाचन का अधिकार जो मिला हुआ है वो खत्म कर दिया जाए। सांप्रदायिक, इसको भी लेके मुस्लिम लीग ने बड़े स्तर पर विरोध किया, सिख समुदाय ने विरोध किया, क्योंकि सिख समुदाय को भी 1919 में पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल चुका था। सांप्रदायिक निर्वाचन के साथ साथ इसने इस व्यवस्था का अंत करने के लिए भी कहा, जिसके अनुसार कुछ संप्रदायों को आबादी के अनुपात से अधिक स्थान प्राप्त हो रहे थे। कहाँ? विधानमंडल में या केंद्रीय परिषद में। यानी यह कहा गया कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए, न कि आबादी के अनुपात में जिन कम्युनिटी को ज़्यादा सीट मिले हुए हैं उसको खत्म किया जाए और जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए, न कि संप्रदाय के आधार। यह बात भी नेहरू रिपोर्ट में की गई, जिसका विरोध मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोविज़न इस या संवैधानिक मसौदे में ये बहुत सारे प्रोविज़न थे नेहरू द्वारा, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो ये मसौदा तैयार किया गया था, उसके प्रोविज़न हम बारी बारी से देख रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कौन कौन पार्टियों को किन किन प्रोविज़न पर दिक्कतें थी, किन किन प्रोविज़न पर प्रॉब्लम था। ठीक है, इसी रिपोर्ट में नागरिकों को मूल अधिकारों को देने की बात की गई और एक अर्थपूर्ण उसकी सूची बनाने की बात की गई कि कौन कौन से मूल अधिकार नागरिकों को दी जानी चाहिए और ये जरूर मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह कहा गया कि विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस प्रोविज़न में किया गया कि इन प्रत्येक व्यक्ति को विधि के अध्यक्ष के समक्ष समानता, सामाजिक समानता या धार्मिक समानता का अधिकार जरूर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें समानता की भी बात की गई थी। उस समय का समाज काफ़ी सामाजिक रूप से असमान रूप से बटा हुआ था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बहुत जगह बाधित हो रहा था और विधि के समक्ष सबके लिए समानता की बात की गई थी, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं उस समय भी जो यूरोपीय थे उनके लिए अलग से अधिकार वर्णित किए गए थे। ठीक है, तो बहुत सारे असमानताएं थी जिसको लेके इस रिपोर्ट में कहा गया था कि उसमें समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी में कहा गया कि महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़े वर्ग के लिए संविधान में विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए या दिया जाएगा। इसमें इस रिपोर्ट में महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़े वर्ग को के लिए संविधान में विशेष संरक्षण देने की बात की गई। यानी जो अल्पसंख्यक थे, जिसको लेके मुस्लिम लीग को यह डर था कि यह जो संविधान बनेगा वो बहुसंख्यक की सुरक्षा करेगा, बहुसंख्यक को पावर देगा, लेकिन इसमें इस मसौदे में एक प्रोविज़न ये भी था कि अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लोग इससे संतुष्ट नहीं हुई, वो अलग से पृथक निर्वाचन चाहती थी। और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मुस्लिम लीग के अपने कुछ शर्त थे, जैसे कि केंद्रीय परिषद में मुस्लिम लीग का 1/3 प्रतिनिधित्व हो, रिप्रेजेंटेशन हो। फिर सिंध को बम्बई से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया जाए, क्योंकि सिंध में मुस्लिम बहुल आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो उससे क्या होता, वहाँ जो प्रतिनिधित्व का निर्धारण होता वहाँ की जनसंख्या के अनुसार अगर होता तो भी मुस्लिम प्रतिनिधि आ जाते। फिर 5 मुस्लिम प्रांत जो बंगाल, पंजाब, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम प्रांत या सिंध में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण की बात मुस्लिम लीग ने की थी। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोविज़न इसमें मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए भी किए गए, लेकिन मुस्लिम लोग इससे संतुष्ट नहीं हुआ। वो इस बात पर रहा कि ये उसके जो जिन्ना के द्वारा दी गई 3 शर्तें हैं वो पूरी तरह से पूरी की जाए, वरना वो इस रिपोर्ट को नकारने के लिए रेडी थे। और यही बाद में चल के हुआ भी। केंद्रीय जो विधायिका थी
केंद्रीय जो विधायिका थी वो द्विसदनीय होनी चाहिए, इस रिपोर्ट में कहा गया, जहां उच्च सदन जो होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठित होगा। मतलब आज का जो जिस तरह राज्यसभा है उसी तरह उस समय का उच्च सदन जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से गठित किया जाएगा, जो आज भी किया जाता है। जबकि निम्न सदन जो होगा वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठित किया जाएगा, जैसे आज का लोकसभा होता है। लोकसभा के चुनाव में जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वही इस निम्न सदन के पार्ट होते हैं। तो ये बात नेहरू रिपोर्ट में उस समय की गई थी और यह कहा गया था कि यह निम्न सदन चुनाव के द्वारा भरा जाएगा या गठित किया जाएगा। नए प्रांतों के गठन भाषाई आधार पर किए जाएंगे, यह इस प्रोविज़न में कहा गया था। ये जरूर याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के निर्धारण की बात की गई थी। हाँ, ये निर्धारण की बात की गई थी कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। फिर उसी तरह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध को नए राज्य के रूप में गठित किया जाए, यह इस प्रोविज़न में किया गया था, जिसको लेके मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मांग की थी। तो उनके इस मांग को इस प्रोविज़न में शामिल किया गया था कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध को नए राज्य के रूप में गठित किया जाए। ठीक है, या इस रिपोर्ट का एक प्रोविज़न था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देशी राज्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संघ में उसी समय सम्मिलित किया जाए जब उसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाए। यानी रियासतों में जो राजा रजवाड़े थे वो ख़त्म हो जाए और वहाँ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट या जनता के प्रति जिम्मेदार गवर्नमेंट की स्थापना हो जाए, तभी उसे संघ में शामिल किया जाए, अन्यथा न किया जाए। तो इसमें हमने क्या देखा, देशी रियासतों के लिए भी प्रोविज़न था कि ये देशी रियासत जो थे उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा हो और उन्हें संघ में तभी शामिल किया जाए जब क्या हो, वहाँ एक रिस्पॉन्सिबल शासन या गवर्नमेंट की स्थापना हो जो जनता के प्रति जिम्मेदार हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोविज़न इसमें किए गए जो इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न मेंस में भी और पीटी में भी फैक्चुअल प्रश्न, कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये इस रिपोर्ट को गंभीरता से देखने की ज़रूरत है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को आज चुना है। ठीक है, अतः इस औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति के बाद किसी देशी रियासत के किसी संधि या सदन के विषय में कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से गवर्नर जनरल को उस झगड़े को उच्चतम न्यायालय के पास फैसले के लिए भेजने का अधिकार हो। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि कोई भी देशी रियासत के संधि या सदन के बीच में किसी भी तरह का झगड़ा या असंतोष उत्पन्न हो, किसी भी तरह का कलह हो या किसी भी तरह की असहमति हो, तो अपनी मंत्रिपरिषद से गवर्नर सलाह ले सकता है और उसको सुप्रीम कोर्ट में उस झगड़े के निदान को, उस असहमति या किसी भी तरह के असहमति के निदान को का फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल के द्वारा भेज दिया जाए, यह इसमें प्रोविज़न किया गया। कार्यकारिणी के संबंध में इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि कार्यकारिणी जो होगी वो क्या शक्ति सम्राट, कार्यकारिणी शक्ति जो है वो सम्राट के पास ही रहेगी, जिसका प्रयोग गवर्नर जनरल द्वारा सम्राट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किया जाएगा। यानी जो शासन कार्यपालिका का जो पावर होगा वो कार्यकारिणी का जो पावर होगा वो सम्राट के पास होगा और सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश भारत में इसका प्रयोग कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेंगे। यानी कार्यकारिणी के जो हेड होंगे वो सम्राट होंगे, लेकिन उनके इस पावर का यूज या उनके प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल जो होंगे ब्रिटिश भारत में उसका प्रयोग करेंगे। यह इस प्रोविज़न का एक पार्ट था। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या है कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करके प्रिवी परिषद में तमाम अपीलें बंद करने की सिफारिश की गई। इससे पहले प्रिवी परिषद हुआ करता था, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए और इसी उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बाद प्रिवी परिषद को बंद करके इसकी सारी सिफारिशें उच्चतम न्यायालय को दे दी जाए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का काम क्या होगा, संविधान की व्याख्या करना होगा और प्रांतों के झगड़ों का निर्णय करना होगा। यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना उसके काम का भी
कि क्या काम उच्चतम न्यायालय करेगा, इसका भी वर्णन इस नेहरू रिपोर्ट के में किया गया है। ठीक है, कि एक उच्चतम न्यायालय होगा जो प्रीवी परिषद के स्थान पर होगा और जितने भी अपीलें होंगी उसको बंद करके उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित कर दी जाएंगी। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय का काम क्या होगा कि संविधान की व्याख्या करना, जो आज सुप्रीम कोर्ट करता है हमारे देश में, क्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है। तो वही काम उच्चतम न्यायालय उस समय भी करेगा, यह नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। और प्रांतों के बीच जो भी झगड़ा होगा उसका निर्णय भी उच्चतम न्यायालय ही करेगा, यह इस रिपोर्ट में कहा गया था। अब आइए हम यह देखते हैं कि अलग अलग दलों का इस रिपोर्ट को लेके क्या प्रतिक्रिया थी, यह हम जानते हैं कि अलग अलग दल, बहुत सारे दलों ने इसको रिजेक्ट किया, बहुत सारे दल इससे असहमत थे, बहुत सारे दल इस पर बात करने के लिए तैयार थे, कुछ दल पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया कि नहीं, ये इसके किसी भी प्रोविज़न पे सहमत नहीं है। कुछ दल बातचीत करने के लिए भी तैयार थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के जो अधीन जो मुस्लिम लीग था वो इस पर बातचीत करने के लिए तैयार था, लेकिन शफी खां के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग था वो पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया। इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो इसकी विशेषताओं के बावजूद जो नेहरू रिपोर्ट के संबंध में अलग अलग भारतीय दल थे उसके अलग अलग अपने अपने मतभेद थे और वो मतभेद उभर के सामने भी आए। जैसे मैंने बताया कि सिखों की मांग थी कि उन्हें जो अल्पसंख्यक समाज के आरक्षित स्थान मिले हुए हैं उसको समाप्त न किया जाए, यानी जो संयुक्त निर्वाचन की बात इस नेहरू रिपोर्ट में की गई है उस नेहरू रिपोर्ट को में संयुक्त निर्वाचन की बात को लेके सिखों के बीच, सिख समुदाय के बीच असहमति थी। वो चाहते थे कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा मिला हुआ है और उसके आधार पर जो उनको सीटों का आरक्षण प्राप्त है वो समाप्त न किया जाए। तो यह सिख दल की अपनी मांग थी, ये इस बात को लेके उनके अंदर मतभेद था नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, 1919 में उन्हें क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार मिला था, जो कि मैंने बताया कि सिख संप्रदाय को और यूरोपियों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार मिला था। तो वो नहीं चाहते थे कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से उसको खत्म किया या नेहरू के द्वारा जो संविधान का मसौदा तैयार किया गया उसमें यह खत्म किया जाए। ठीक है, हरिजनों का कहना था कि उनके अधिकारों की उपेक्षा हुई है और उनके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाया गया है। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकृत कर दिया और मैंने बताया कि मुस्लिम लीग को किन किन बातों को लेकर असहमति थी। ठीक है, अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग के अंतर्गत जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाला जो गुट था उसने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन को इसमें समाप्त करने की बात की गई थी और संयुक्त निर्वाचन की बात की गई, जिसको लेके मुस्लिम लीग ने इसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जबकि जिन्ना का जो गुट था वो इस संशोधन के साथ स्वीकृति देने को तैयार था कि उनके जो 3 मांगे थी, 3 शर्तें थी जिस पे हमने चर्चा की, अगर उसको इस संविधान के मसौदे में शामिल कर लिया जाए तो वो इसको स्वीकृति दे सकते हैं। यानी जिन्ना का जो गुट था मुस्लिम लीग का वो इस पर बातचीत करके इन अपने शर्तों को शामिल करने के लिए रेडी था। उसके उपरांत वो नेहरू रिपोर्ट को या नेहरू के द्वारा जो संविधान का मसौदा था उसको स्वीकार करने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनके अनुसार यह एक चीज़ और मांग थी कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ नेहरू रिपोर्ट में की गई थी कि यह सेंटर को दी जाए, वो सेंटर को न देके किसको, प्रांतों को देने की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, तो इसमें यह भी कहा गया था कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो प्रांतों को दी जाए, न कि सेंटर को दी जाए। और केंद्रीय विधायिका में 1/3 जो सीट है वो मुस्लिम को या मुस्लिम समुदाय को दिया जाए, यह भी मुस्लिम लीग की मांग थी। और इसके साथ, इसी शर्त के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का जो गुट वाला मुस्लिम लीग था वो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार था। मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि इसमें जो जो मतभेद थे मुस्लिम लीग को इस रिपोर्ट में वो हमने देख लिया और उनकी क्या इच्छा थी वो भी हमने देख लिया। कांग्रेस का जो एक नया युवा वर्ग था जिसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस खुद इस रिपोर्ट के जो कमेटी बनाई गई थी 8 लोगों की उसमें खुद शामिल थे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से इससे सहमत नहीं थे। जो युवा जवाहरलाल नेहरू थे वो भी इससे सहमत नहीं थे, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस में भी इस नेहरू रिपोर्ट को लेके क्या था,
एकता नहीं थी, किंतु गांधी जी के बीच बचाव करने के कारण इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के अंदर। लेकिन फिर भी जो उसका कांग्रेस का युवा वर्ग था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, वो इसको लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, सरकार ने भी नेहरू रिपोर्ट का कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह रिपोर्ट वो मानती थी कि यह एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट नहीं है, एक प्रगतिवादी रिपोर्ट नहीं है, एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट नहीं है। सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण यह जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से यूजलेस हो गया, महत्वहीन हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। लेकिन बहुत सारे दलों को एक मंच पर लाने में यह नेहरू रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आपस में क्या क्या मतभेद थे वो क्लियर होकर सामने आए, जिससे कि आगे इसको लेके एक रणनीति तैयार करने में मदद भी मिली। कलकत्ता का जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था जो दिसंबर के महीने में, उस सम्मेलन में हमने क्या देखा कि कोई भी एकता नहीं बन पा रही थी। ठीक है, जिन्ना ने सिंध को बंबई से तुरंत अलग करने के लिए, अवशिष्ट शक्तियों को प्रांतों को देने के लिए, केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिमों को 1/3 सीट देने के लिए और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब और बंगाल की सीटें आरक्षित करने के लिए शर्तें रखी थी। यह कलकत्ता सम्मेलन में यह गुहार लगाया था कि ये उनकी शर्तें हैं, इसको स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो फिर जिन्ना ने एक अपील भी की इस कोलकाता सम्मेलन में कि हम सब धरती के बेटे हैं और हमें साथ साथ रहना है। ठीक है, मेरी बात मान लीजिए आप लोग, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो जाते। लेकिन उनका एक इन शर्तों के साथ ये बात कही गई थी। उन्होंने एक इमोशनल लाइन ये बोली थी ताकि सब लोग इस बात को, उनकी शर्तों को स्वीकार करके आगे बढ़ें और फिर नेहरू रिपोर्ट को वो स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन उनके इस बात को हिंदू महासभा के नेता एम जयकर, ठीक है, हिंदू महासभा के जो नेता थे एम जयकर, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलती हैं। ठीक है, 19 मार्च 1929 में, ठीक है, नेहरू ने इसके विरोध में, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में एक 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी शर्त जो उन्होंने मानने के लिए कहा था, उन सारे प्रोविज़न को इसमें शामिल किया था और उस बेस पे अपने 14 सूत्री शर्त प्रस्तुत किए। इनमें नए प्रांतों के गठन, केंद्र में 1/3 सीट, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता के साथ संघात्मक ढांचे की मांग दोहराई गई थी। यानी जो शर्तें उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में रखी थी, उन सारी शर्तों को अपने 14 सूत्री कार्यक्रम में प्रस्तुत किया था। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि मार्च 1929 में जो 14 सूत्री कार्यक्रम लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाया गया। इसके कई बार प्रोविज़न पूछे जाते हैं, लेकिन उसको आगे किसी अन्य क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या मांगे उठाई थी। ठीक है, कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे, वो डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज की मांग रख रहे थे और चाहते थे कि कांग्रेस का यह लक्ष्य हो कि वह पूर्ण स्वराज प्राप्त करें, न कि वो डोमिनियन स्टेट बन के रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक उपनिवेश की तरह। वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की बात हो। ठीक है, यही कारण था कि 1927 के जो मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उस मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया कि हमें डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करना चाहिए कांग्रेस के अंदर। लेकिन यह प्रस्ताव बहुमत से पारित नहीं हो सका, यह पास ही नहीं हो पाया। ठीक है, और 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो रखा गया था, यह पूरी तरह से यह पास ही नहीं हो पाया। 1928 में कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट को लेकर पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर मतभेद की स्थिति कांग्रेस के अंदर भी बनी रही, लेकिन गांधी जी के हस्तक्षेप से यह जो मामला था वो सुलझा लिया गया। उस समय यह रिपोर्ट पास कर दी गई। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको लेके कांग्रेस के अंदर भी असहमति थी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता जो कांग्रेस के अंतर्गत थे,
वो नहीं चाहते थे कि डोमिनियन स्टेट का मांग की जाए, वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की मांग की जाए। इसीलिए इस रिपोर्ट के विरोध में क्या था, जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने 1928 में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, क्या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, कि ताकि वो इसी के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग कर सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेहरू रिपोर्ट के विरोध में कांग्रेस के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई, ताकि पूर्ण स्वराज का जो मांग है उसको मांगा जा सके और समाजवादी ढांचा को लागू करने की बात की जा सके। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, एक पूर्ण स्वराज और एक समाजवादी ढांचा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर अभी भी डोमिनियन स्टेट को लेके ही सहमति थी, तो इसी के विरोध में या उससे अलग हटकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग स्थापित किया गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि इसमें बहुत सारे अलग अलग दलों ने इसको लेके अपनी अपनी जो मांग थी उसको बताया कि हम इस बात को लेके हमें नेहरू रिपोर्ट से मतभेद है, हमारे ये मुद्दे हैं। ठीक है, गांधी जी के, लेकिन गांधी जी के हस्तक्षेप से कांग्रेस के अंदर इस प्रस्ताव को यह स्वीकार कर लिया गया कि डोमिनियन स्टेट को स्थापित किया, डोमिनियन स्टेट की ही मांग की जाएगी। गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार कि सरकार अगर एक वर्ष में इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर लेती है तो वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा अगर भारत को नहीं देती है तो वो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के माध्यम से करेंगे और वो इस पर समझौता नहीं करेंगे। और इसी का एक रिजल्ट हम क्या देखते हैं, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के अंदर स्वीकार की गई। जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये हम देख सकते हैं कि इस नेहरू रिपोर्ट के क्या क्या फायदे हैं। एक कि डोमिनियन स्टेट को लेके या पूर्ण स्वराज को लेके एक अलग अपना मत तैयार हो रहा था, और यही कारण था कि 1929 के लाहौर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, डोमिनियन स्टेट्स को छोड़ के पूर्ण स्वराज की मांग की जाने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, दूसरा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट के कारण ही हुई, और इसमें समाजवादी ढांचे को लागू करने, भारत में समाजवादी ढांचे को लागू करने और पूर्ण स्वराज के मांग को लेकर यह पार्टी गठित की गई थी। ठीक है, फिर 14 सूत्री जो कार्यक्रम था मोहम्मद अली जिन्ना का, उसको भी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही देखा जा सकता है या प्रतिक्रिया के रूप में ही देखा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम लाया, जिससे कि उन्होंने अपने शर्त जो नेहरू रिपोर्ट में रखी थी उसको उसमें शामिल किया। तो इस तरह से यह पूरा नेहरू रिपोर्ट क्यों लाया गया, इसके प्रोविज़न क्या क्या थे और अलग अलग पार्टियों का इसमें क्या क्या मतभेद थे, उनकी क्या क्या मांगे थी, हमने इसको देख लिया। तो इस तरीके से हमने इस नेहरू रिपोर्ट को डिटेल में देखने की कोशिश की। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।